नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त दिलीप बैरागी आज फिर आपके सामने उपस्थित है अपने नए व्लॉग के साथ। पिछले वाले एपिसोड में हमने स्टोरी टेलिंग पर बात की थी। वो मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ, उस पर और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए उसको विराम देते हैं। एक नए मुद्दे में बात करते हैं। दरअसल इस पर बात करने के लिए इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। लगभग साढ़े तीन साल पहले की बात है। एक एजुकेशनल टूर के तहत तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक डाइट में जाना हुआ। डाइट का मतलब है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जहां पर शिक्षक तैयार किए जाते हैं, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो शिक्षक को ट्रेनिंग मिलती है वो वहां रहते हैं और पढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं कि कैसे नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाए, और उसके बाद ही उन्हें शिक्षा के व्यवसाय में नियोजित किया जाता है। वहां का जब हमने विजिट की तो वहां जो भी नवाचार चल रहे थे वहां के बारे में वहां के विद्यार्थियों ने, वहां के शिक्षकों ने, वहां के प्रिंसिपल ने हमको अवगत कराया। उसके बाद किसी ने कहा कि चलिए हमारा हॉस्टल भी देखिए। ये वो हॉस्टल है जहाँ जो स्नातक हैं, जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो वहाँ रहकर वहाँ अपना कोर्स करते हैं। और ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे हॉस्टल में कोई वार्डन नहीं था, कोई सहायक कर्मचारी नहीं था, केवल विद्यार्थी थे। और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहां स्टाफ की शॉर्टेज है, तो हम इस पूरे हॉस्टल को खुद ही मैनेज करते हैं। आप इसको सेल्फ मैनेज्ड और सेल्फ फाइनेंस्ड हॉस्टल भी कह सकते हैं। वो अपना खर्चे की खुद ही वहन करते हैं, अपने राशन के खर्चे खुद वहन करते हैं और खाना खुद बनाते हैं। तो ना केवल यही चीजें अंदर जो हॉस्टल के अंदर थी, बाहर जो हॉस्टल के बाहर जो पूरा आंगन है, जो बगीचा है, वो पूरा विद्यार्थियों के द्वारा ही उसको मैनेज किया जा रहा है और बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से उसको उन्होंने व्यवस्थित कर रखा था। और जब मैं हॉस्टल का अंदर से मुआयना कर रहा था तो एक कोने में जाके हमारी नजर टिक गई। उस कोने के ऊपर एक होर्डिंग लगा हुआ था, ईमानदारी की दुकान। मैंने पास जाकर देखा तो वहां एक अलमारी थी और अलमारी में रोज की जरूरियात के सामान रखे हुए थे। टूथपेस्ट, तेल, साबुन, शैम्पू, कंघी, इस तरीके के जितने भी डेली यूज के सामान होते हैं वो पूरे उस दराजों में रखे हुए थे। और पास में ही एक पेटी रखी हुई थी, जैसे मत पेटी होती है ऐसे ही एक पेटी रखी हुई जिसमें पैसे डाले जा सके। अब आप समझ गए होंगे कि इस दुकान के ऊपर कोई कर्मचारी नहीं, कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं था। आइडिया यह था कि जो भी विद्यार्थी उसको किसी भी सामान की जरूरत होगी वो अलमारी में से सामान उठाएगा और उस पे प्रिंट रेट देखेगा और उस प्रिंट रेट के हिसाब से जो भी पैसे होंगे वो उस गुल्लक में डाल देगा और अपना सामान ले जाएगा। ये व्यवस्था आपको क्या लगता है काम करती होगी? ये व्यवस्था काम कर रही थी। मैंने भी उनसे सवाल पूछा कि ऐसा हो पाता है क्या? तो बोला हमने काफी समय से इसको कर रखा है, लेकिन आज तक हमारे सामने इस तरह का उदाहरण नहीं आया कि कुछ पैसों की हेरफेर हुई हो, क्योंकि सबके लिए ये व्यवस्था है, सब मिलकर चलाते हैं, इसके अंदर सबकी हिस्सेदारी बराबर है। तो अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और इस विषय को और इस मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ सब विद्यार्थी समझते हैं और एक ये शेयर अंडरस्टैंडिंग के तहत हमने इस इनिशिएटिव को किया है। मुझे इस बात ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया और ये इस अनुभव के ऊपर मैं लगातार सोचता रहा।
और काफी प्रेरित भी किया। और मन में ये बात भी आई कि अगर कभी अवसर मिला तो इस तरीके की कई शुरुआत शिक्षा में करेंगे। और ये जो उदाहरण मैंने देखा, ये शिक्षा में मैंने और कहीं भी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो आप उस बात को बता सकते हैं। लेकिन ये क्यों? ये क्या अनायास है, वक्त की जरूरत है, या इसको किसी प्रिंसिपल ने या किसी शिक्षक ने, किसी प्रोफेसर ने एक योजना के तहत दोस्तों में लागू किया? इस पे ज्यादा बात नहीं हो सकी, इस पे आज सोच रहा हूं मैं। लेकिन मुझे लगा कि ये एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा शिक्षा का हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईमानदारी जैसे मूल्य, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, कर्तव्य परायणता है, संवेदनशीलता है, समानुभूति है, इस तरीके के जितने भी मूल्य हैं, इसकी बात बहुत है, इसकी अपेक्षा बहुत है। हम सब इन मूल्यों की अपेक्षा करते हैं। हम संसार के किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, उससे कोई सरोकार रखना चाहते हैं, तो हमारी सबसे पहली अपेक्षा होती है कि वो व्यक्ति ईमानदार हो। ना केवल सभ्य समाज में, डाकुओं में भी, चोरों में भी इस तरीके की ईमानदारी की आपस में अपने समूह के अंदर एक कल्पना होती है कि हम आपस में ईमानदार रहेंगे, और वो रहते भी हैं। किसी भी समूह का जब हिस्सा बनते हैं तो हमको लगता है कि जो समूह का जो सदस्य बनेगा वो ईमानदार होगा, उसमें मानवीय मूल्य होंगे। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना चाहता हो या ये चाहता हो कि किसी में मानवीय मूल्य नहीं हो। कोई हमारे ग्रुप में भ्रष्टाचार व्यक्ति आए, हमारे ग्रुप में बेईमान व्यक्ति आए, कोई नहीं चाहता, और कोई भी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि जब हम सब इन मूल्यों की कदर करते हैं, इन मूल्यों के साथ रहना चाहते हैं, जब इन मूल्यों से युक्त व्यक्ति के साथ युक्त होना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए हमारे प्रयास क्या है? दरअसल प्रयास शिक्षा के साथ ही होते हैं। और ये अपेक्षा भी की जाती है कि जब हम बच्चे को शिक्षित करें, उसे काबिल बनाने की कोशिश करें, उसे इंजीनियर बनाने की कोशिश करें, उसे डॉक्टर बनाने की कोशिश करें या कुछ और बनाने की कोशिश करें, तो उसके साथ ही उनमें इस मूल्य बोध को विकसित किया जाए। तो एक जगह तो वो है जहां बच्चे में ये मूल्य बोध विकसित किया जाता है, वो है स्कूल। स्कूल पर ही दायित्व होता है कि वो बच्चे में ईमानदारी जैसे गुणों को विकसित करें, एक बात। और इसके अलावा दूसरा जगह है समाज। समाज भी अपने तरीके से मूल्यों को सिखाता है, लेकिन सबसे बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी स्कूल पर होती है। और जब स्कूल में हम देखते हैं और आकलन करते हैं तो इन मूल्यों की सबसे दुर्गति वहां हो रही है। बावजूद शिक्षा के प्रयासों के ये मूल्य नहीं आ पा रहे, ये वैल्यूज नहीं आ पा रही बच्चों में। तो कारण क्या है? अब जब हम देखते हैं कि शिक्षा के अंदर मूल्यों में बात हम कर कहां रहे हैं, तो उसके लिए 2-3 जगह हैं। एक तो हमारा नियमित पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है। आप देखेंगे कि तो पहले पाठ में ही आपको मूल्यों की शिक्षा मिल जाएगी, ईमानदारी की शिक्षा मिल जाएगी, सहयोग की शिक्षा मिल जाएगी, दूसरी तरीके की शिक्षा मिल जाएगी। लगभग पहले पाठ में ही आपको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन पाठ को पढ़ लिया जाता है, रट लिया जाता है, याद कर लिया जाता है, लेकिन मूल्य काम नहीं करता। ये सुनिश्चित नहीं हो पाता कि बच्चों में वो मूल्य बोध पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। अब स्कूल में एक और अवसर होता है, विभिन्न तरीके के जो आयोजन होते हैं, उसमें भाषण मालाएं होती हैं, उपदेश मालाएं होती हैं, प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल के उद्बोधन होते हैं, शिक्षकों के उद्बोधन होते हैं, अतिथियों के उद्बोधन होते हैं, नेताओं के उद्बोधन होते हैं, जिनमें इन सारे मूल्यों की बात की जाती है। लेकिन स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। और यही नहीं, किताबें अलग है, उसमें मूल्यबोध की बात है, भाषणों में अलग है, और इसके अलावा स्कूल की और कक्षाओं की दीवारों पर
इबारतें लिखवा दी गई हैं, चस्पा कर दी गई हैं स्थायी रूप से, और इतनी स्थायी है कि दीवारों के प्लस्तर भले ही झड़ जाएं, लेकिन टीचर उन इबारतों को अमिट रहने देना चाहते हैं। स्कूल का व्हाइट वॉश भी कराते हैं तो उनको छोड़ के करवाते हैं कि कहीं ये मूल्य मिट नहीं जाए। लेकिन वो दीवारों पे तो रहते हैं, लेकिन मानस पटल से कभी के मिट जाते हैं या मानस पटल में उतर ही नहीं पाते। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ये स्थिति है हमारे स्कूल में मूल्यों की शिक्षा की, जो वर्तमान में है। इसके अलावा समाज का एक दूसरा तरीका है मूल्य सिखाने का। समाज मूल्य सिखाता नहीं है, समाज मूल्य की अवहेलना होने पर दंडित करता है। आप ईमानदार हो या नहीं, समाज इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जैसे बेईमान होंगे तो समाज आप पे उंगली उठाएगा, आपको दंडित करेगा, सिस्टम आपको दंडित करेगा। तो ये सिखाने का तरीका नहीं है, ये तो क्षतिपूर्ति है। लेकिन व्यक्ति में बदलाव नहीं आया, व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आया। लेकिन शिक्षा में जो मूल्य देने की बात थी, वहां बच्चों को जोखिम नहीं है। लेकिन समाज के अंदर अगर आपको मूल्य सीखना है इस तरीके से, तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे, और ना केवल बच्चे को, वो दोनों को भुगतने पड़ेंगे। मेरे व्यवहार से मुझे खुद तो नुकसान होगा ही, मैं खुद तो प्रभावित होकर के समाज भी प्रभावित होगा, दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मूल्यों की शिक्षा स्कूल में ही होनी चाहिए। लेकिन किस तरीके की होनी चाहिए, इसको हम करीमनगर की डाइट वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। मूल्य कोई उपदेश की चीज नहीं है, वैल्यूज उपदेश की चीज नहीं है, वो व्यवहार की चीज है। उन सभी चीजों की तरह जिनको हम व्यवहार से सीखते हैं, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, अभ्यास से सीखते हैं, जैसे हम और खेल अभ्यास से सीखते हैं, जैसे हम और हुनर अभ्यास से सीखते हैं, ऐसे ही ये मूल्य भी अभ्यास से सीखते हैं। अगर इनके सप्रयास अभ्यास हम शिक्षा में नहीं देंगे तो ये मूल्य नहीं आएंगे। इसलिए आज जब मैं उस डाइट वाले उदाहरण से, जो करीमनगर की जो डाइट वाला उदाहरण है, उसको सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वही तरीका है, वही सही तरीका है कि अगर आप बच्चों को ईमानदार बनाना है तो उनको ईमानदारी के अभ्यास देने पड़ेंगे, लगातार अभ्यास देने पड़ेंगे कि उसको प्रैक्टिस करें। हो सकता है एक दो बार गड़बड़ करेंगे, उसकी समीक्षा हो, उसका आकलन हो, उसका मूल्यांकन हो, और उसके बाद बात की जाए। इस तरीके से जो व्यवस्था स्कूल में बनेगी, जिसका बच्चे स्कूल में अभ्यास करेंगे, उसी का समाज में करेंगे। जिस मूल्य का बच्चे स्कूल में अभ्यास नहीं कर पाएंगे, उसका समाज में नहीं कर पाएंगे। समाज तो आजकल हमारे सामने दूसरी नजीरें रख रहा है। नेता हमारे सामने कोई बहुत अच्छे उदाहरण नहीं रखते ईमानदारी के मामले में, मूल्यों के मामले में। अगर मूल्यों की शिक्षा देनी है तो बच्चों को उसके अभ्यास देने पड़ेंगे और उन अभ्यासों के अवसर देने पड़ेंगे। उसके लिए गतिविधियां सृजित करनी पड़ेंगी, समय निकालना पड़ेगा, पाठ्यक्रम के साथ, पाठ्यक्रम के भीतर और पाठ्यक्रम के बाहर, कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर शिक्षकों को वो अवसर सृजित करने पड़ेंगे। जैसे उस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय ने बच्चों को हॉस्टल के अंदर दी है, ऐसे ही जिम्मेदारियां बच्चों को देनी पड़ेगी, तब जाके बच्चे उन मूल्यों को सीख पाएंगे। तो दरअसल इस पूरे अनुभव से सीखने की बात यही है कि शिक्षा का मतलब चीजों को रट लेना, याद कर लेना या उन्हें इम्तिहान में लिख देना भर नहीं होता। ज्ञान शिक्षा तभी बनता है जब वो हमारे व्यवहार में लागू होता है, जब वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो अगर सही मायने में बच्चों को शिक्षित करना है तो उनको व्यवहार में परिवर्तन के अभ्यास भी देने पड़ेंगे, मौके भी देने पड़ेंगे, और उसका सतत आकलन और मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।